नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र से। ये बड़ी खबर पालघर जिले के विरार में कोविड अस्पताल में आग लगने का मामला सामने आया है। भयंकर आग लगने के कारण 13 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र से ये सामने आई है। प्रत्यक्षदर्शी ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। विजय वल्लभ कोविड अस्पताल का ये पूरा मामला है, जहां पर कोरोना के 17 मरीज भर्ती थे, लेकिन उनमें से आग लगने की वजह से 13 मरीजों की जान चली गई है। महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर सामने आई है। इस तरीके की तमाम जगहों से, अलग अलग जगहों से इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। खासकर कोविड अस्पतालों में भी आग लगने की अगर घटना होती है तो उससे कैसे निपटना है, अस्पतालों में शायद इस तरीके की व्यवस्था नहीं की गई है। और इसीलिए प्रत्यक्षदर्शी ने जो वहां पर पहुंचे, अपने किसी दोस्त के मरीज के लिए, उन्होंने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि वहां पर किसी भी तरीके के कोई इंतजाम नहीं थे और इसीलिए जो लोग हैं वहां पर वो मरे हुए पाए गए। भयंकर आग लगने की वजह से धुआं ही धुआं वहां पर दिखाई दिया। तो एक तरफ कोरोना की स्थिति बेकाबू होती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कुछ चूक भी सामने आ रही है। महाराष्ट्र के विरार से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर अस्पताल में ये भयंकर आग लगने का मामला सामने आया है। मुंबई के विरार महाराष्ट्र से ये जो खबर है वो सामने आई है। पर ये गंभीर आरोप भी लगे हैं कि वहां पर पुख्ता इंतजाम जो है वो नहीं किए गए थे। विजय वल्लभ अस्पताल के आईसीयू में आग लगने की खबर सामने आई। आग लग जाने के कारण वहां पर कई मरीजों के मरने की आशंका जताई जा रही है। फायर डिपार्टमेंट ने ये बताया कि आग लगने के वक्त आईसीयू में 17 मरीज भर्ती थे। यह जानकारी जो है वो दमकल विभाग के कर्मचारी की तरफ से दी गई है, जिनमें से 13 मरीजों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। आग के पीछे का कारण एसी में हुए शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। यह दुर्घटना सुबह 3:15 बजे के आसपास की बताई जा रही है। फिलहाल जो मरीज जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही थी, उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। जो 4 मरीज अब रह गए हैं, जिनमें से 13 मरीजों की तो मौत ही हो चुकी है और वो सब कोरोना संक्रमित मरीज बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार विजय वल्लभ अस्पताल के मरीजों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग के कर्मचारी आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंचे थे, लेकिन तब तक वहां पर कई लोगों की जान जो है वो जा चुकी थी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र से। ये बड़ी खबर, एक तरफ कोरोना ने हाहाकार मचाया हुआ है, कोरोना का त्राहिमाम चारों तरफ देखने को मिल रहा है, और वहीं इस तरीके की चूक, लापरवाही अस्पताल प्रशासन की तरफ से, अस्पताल में आग से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम ना होना और प्रबंधन ना होना, अच्छा प्रबंधन ना होना, उसी की वजह से इस तरीके के हादसे सामने आ रहे हैं। ये बड़ा हादसा हुआ है महाराष्ट्र के विरार में। सवा 3 बजे मेरे दोस्त का फ़ोन आया। उसकी सास को विजय वल्लभ में एडमिट किया था, इसलिए उसने मुझे फ़ोन किया, जाके देखिए आप बहुत आईसीयू में बड़ी आग लगी है। इसलिए मैं दौड़ के भाग के यहाँ पे पहुँच गया। देखा तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी जस्ट आई थी। मैं तुरंत आईसीयू डिपार्टमेंट में गया सेकंड फ्लोर पे, तो सेकंड फ्लोर पे आईसीयू डिपार्टमेंट में आग लगी थी। अंदर जाने का कुछ चांस ही नहीं था, कुछ मौका ही नहीं था अंदर जाने का। बहुत धुआं आ रहा था अंदर से। वहाँ पे 2 नर्स थी, खाली 2-3 नर्स थी और डॉक्टर, एक भी डॉक्टर नहीं था वहाँ पे। बाद में फायर ब्रिगेड ने आधे घंटे के बाद आग बुझाई, लेकिन इतना धुआं था कि अंदर कोई घुस नहीं पाए। फिर भी हम लोग नीचे झुक के अंदर घुसे तो देखा तो 8 से 10 बॉडी अंदर मरी हुई पाई हम लोगों ने। और हॉस्पिटल का खुद का फायर का कुछ भी सोई नहीं था। यहाँ पे 3-3, 4-4 लाख रुपए बिल करते, 2-2, 3-3 लाख रुपए बिल करते हॉस्पिटल का, और यहाँ पे खुद का उनका फायर का कुछ यही नहीं किया है। तो जिस तरीके से प्रत्यक्षदर्शी ने बताया है कि 2-2, 3-3 लाख रुपए मरीजों से लूटे जाते हैं, लिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुख्ता प्रबंध जो है वो यहाँ पर नहीं किए जाते। लापरवाही पर सवाल जो है वो उठ रहे हैं अस्पताल के।
महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र के विरार में पालघर जिले में ये विरार जहां पर ये कोविड अस्पताल ये बनाया गया था और इसमें 17 मरीज वहां पर थे, जिनमें से 13 की मौत हो गई। मुरारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। मुरारी, क्या कुछ पूरी जानकारी इस बड़े हादसे को लेकर के, क्योंकि आग लगी और 13 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है इस हादसे में? जी हितेंद्र, बिल्कुल सही कहना है। आपको बताएं कि मुंबई से सटे पालघर जिले के विरार इलाके में जो वल्लभ अस्पताल की घटना है, 2:45 के आसपास आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिसमें कुल 17 पेशेंट वेंटिलेटर पे थे, कोरोना संक्रमित थे, उनका इलाज चल रहा था और आग इतनी भयानक रूप ले ली कि लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही 13 लोग मौत की गाल में समा गए। घटना स्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड लगभग 3 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग के ऊपर काबू पाया गया। बचे हुए जो 4 लोग थे उन्हें विरार के दूसरे अस्पताल में एडमिट कराया गया है। लेकिन इस पूरी घटना में जिस तरीके से लापरवाही बरती गई है और जितनी बड़ा एक अग्निकांड हुआ है, इसे लेकर के प्रशासन में जरूर हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण से पूरा महाराष्ट्र प्रभावित है, वहीं अस्पतालों में आए दिन इस तरह की घटनाएं कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार की नींद उड़ा दी है। आपको बताएं कि आग लगते ही दमकल कर्मी के कर्मचारियों को सूचना मिली, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि अंदर पहुंच पाना, कुछ देख पाना और लोगों को बचा पाना काफी मुश्किल था। समय रहते अधिकारी वहां पहुंच चुके थे, लेकिन आग इतना उग्र रूप ले चुका था कि लोगों को निकाल पाना काफी मुश्किल था और यही वजह है कि 13 लोग मौत की गाल में समा गए। जी मुरारी, क्योंकि लगातार ये कोई पहला मामला नहीं है महाराष्ट्र में जब कोविड अस्पताल में आग लगी हो। अलग अलग जगह पर कोविड सेंटर जहां पर बने हुए हैं, कई जगहों पर इस तरीके की खबरें सामने आ चुकी है, लेकिन सरकार की तरफ से शायद इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जी हितेंद्र, कहना गलत नहीं होगा। हाल ही में मुंबई से सटे भांडुप इलाके में जो है आग लगी थी, वहां पर कई लोगों की मौत हुई थी। महाराष्ट्र के पुणे की बात करें तो वहां पर आग लगने से कई लोगों की मौत हुई थी। बावजूद उसके महाराष्ट्र सरकार अस्पतालों को लेकर कोई एक्टिव नहीं है, जिसका खामियाजा कह सकते हैं कि विरार के इस हॉस्पिटल में भुगतना पड़ा है। अगर अभी भी हितेंद्र महाराष्ट्र सरकार गंभीर नहीं हुई और उन तमाम अस्पताल जो नाम के लिए चलाए जा रहे हैं, लोगों से पैसे लूटे जाते हैं, कोविड के नाम पर 2-2 लाख रुपए डिपॉजिट कराए जाते हैं, लेकिन अस्पताल की जो व्यवस्था होती है वो कहीं न कहीं मौत को दावत देने वाली होती है। वैसे में सवाल उठता है कि लोग इलाज कराने के लिए अस्पताल जाते हैं, लेकिन मौत के गाल में समा जाते हैं। वैसे में प्रशासन की जवाबदारी बनती है कि उन तमाम अस्पतालों को ऑडिट कराएं, उन तमाम अस्पतालों की जो व्यवस्थाएं हैं उसे चाक चौबंद करें, नहीं तो हालात जिस तरीके से कोविड से बिगड़ रहे हैं, उसमें जिस तरीके से अग्निकांड सामने आ रहा है, आने वाले समय में कोई और तस्वीर सामने ना आए, जिसे लेकर उद्धव सरकार को सक्रिय होना होगा। हितेंद्र जी मुरारी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना का कहर बढ़ रहा है और कोरोना से संक्रमित होने के बाद जो मरीज अस्पतालों में जाते हैं, मुझे लगता है अब उन लोगों में ज्यादा डर दिखाई दे रहा होगा जो अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। वहां पर जान सुरक्षित है या नहीं है, इस बारे में लोगों में कहीं ना कहीं एक डर दिखाई दे रहा होगा। जी हितेंद्र, कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले लोग सरकारी अस्पतालों में जाने के लिए काफी डरते हैं। अब ऐसे में इस तरीके की जो घटनाएं लगातार घट रही है, इसे लेकर लोगों के बीच में और डर फैल रहा है। जहां एक तरफ वैक्सीनेशन को लेकर के लोग लापरवाही कर रहे हैं, सरकारी अस्पताल पर विश्वास नहीं जता रहे हैं, और ऐसे में जब प्राइवेट अस्पतालों में भी इस तरीके की चीजें होने लगेंगी तो आखिर लोगों का विश्वास कैसे बैठेगा, क्योंकि कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरीके की अस्पतालों के अंदर आगजनी का कांड होता है। सवाल उठता है कि किस तरीके की शॉर्ट सर्किट होती है। 17 मरीज जो है आईसीयू में वेंटिलेटर पर होते हैं, क्या उनके पास कोई एक सिस्टर नहीं होता है, क्या कोई ब्रदर नहीं होता है, क्या शॉर्ट सर्किट पर कोई खबर नहीं मिलती है? लोग मर जाते हैं, उसके बाद अस्पताल प्रशासन को पता चलता है कि आग लगी हुई है। तो कहीं न कहीं समस्याएं बहुत ज्यादा है। यहाँ पर सरकार और अस्पताल प्रशासन को सतर्क होना होगा, नहीं लोगों के बीच जो डर है वो साफ तौर पर खुलकर सामने आएगी। जी, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है मुरारी? अस्पताल में जो 17 लोग बताए जा रहे हैं आईसीयू पे थे, लेकिन उसके अलावा और कितने मरीज वहां पर थे?
आधिकारिक तौर पर हितेंद्र अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। अस्पताल में जो लोग थे उनसे मिली जानकारी के मुताबिक 30 से 35 लोग जो अस्पताल के दूसरे वार्ड में थे उन्हें विरार के ही सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। जबकि आईसीयू में जहां पर आग लगी थी वहां पर टोटल 17 पेशेंट थे। 13 पेशेंट ऐसे थे जो वेंटिलेटर पर थे और वो कुछ समझ पाते, वहां से बाहर निकल पाते उससे पहले ही पूरी तरह से वो आग की चपेट में आ गए थे और मौत की गाल में समा गए। बचे हुए 4 लोगों की भी हालत काफी गंभीर और चिंताजनक बताई जा रही है। उन्हें विरार के दूसरे अस्पताल में एडमिट किया गया है। परिजनों का कहना है कि अस्पताल प्रशासन ने बहुत बड़ी लापरवाही की है, बहुत बड़ी चूक की है, जिसका ये नतीजा हुआ है। जी हितेंद्र। जी, अस्पताल प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई सफाई सामने आई? हितेंद्र, अस्पताल प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट, कोई बयान नहीं आया है। जानकारी के मुताबिक अस्पताल प्रशासन का कहना है कि एसी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ब्लास्ट हुआ और उसके बाद जो वहां अस्पताल के पर्दे थे, बेडशीट थे, आग उसमें लगी और उसके बाद पूरे वार्ड में आग फैल गई। बहरहाल फायर ब्रिगेड और मनपा कर्मचारी, सरकारी यंत्रणा वहां पहुंच चुकी है। आग बुझाने के बाद कूलिंग किया गया है। जांच की जा रही है कि आखिर आग कहां लगी थी, कैसे लगी थी और इसके पीछे की वजह क्या थी। जी, अस्पताल प्रशासन की तरफ से, क्योंकि अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा गया, लेकिन वहीं अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई है, क्या कुछ कहा जा रहा है कार्रवाई करने के बारे में? पुलिस इस पूरे मामले में फायर ब्रिगेड के रिपोर्ट का इंतजार कर रही है कि आखिर आग कैसे लगी थी। प्रशासन ये जानने की कोशिश कर रहा है कि शॉर्ट सर्किट से लगी थी, लगाई गई थी या क्या वजह था। जब तक वजह साफ नहीं होगा तब तक पुलिस के लिए किसी के खिलाफ मामला दर्ज कर पाना काफी मुश्किल होगा। लेकिन इतना तय है कि अस्पताल की लापरवाही थी। लोगों का कहना है कि अस्पताल में जिस तरीके की गंदगी, जिस तरीके की लापरवाही, मेंटेनेंस को लेकर के जिस तरीके की कमियां देखी गई है, साफ तौर पर यह अस्पताल की लापरवाही थी, जिसके चलते 13 लोगों की मौत हुई है। हितेंद्र। और वही मृतकों के परिजनों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है अब? मृतक के परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि अस्पताल के ऊपर कार्रवाई की जाए, डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई की जाए। हमने अपने घर के जेवर, सोने, दागिने बेचकर हमने अस्पताल में डिपॉजिट ला करके दिए थे ताकि हमारे परिवार के, हमारे घर के सदस्य का कोरोना से जान बच सके। लेकिन इन डॉक्टरों ने हमारे परिवार के लोगों की जान ले ली, बल्कि उन्हें जिंदा जला दिया। इसलिए महाराष्ट्र सरकार इस अस्पताल को तत्काल बंद करे और अस्पताल के जो मालिक हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे। इस तरीके की मांग परिजनों की तरफ से की जा रही है। हितेंद्र। जी मुरारी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार इस तरीके की घटनाएं भी सामने आ रही है। एक तरफ कोरोना की तरफ से हाहाकार मचा हुआ है, दूसरी तरफ निजी अस्पतालों की तरफ से भी लापरवाही बरतने के मामले सामने आ रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। देश में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है और कोरोना महामारी पर आज हाई लेवल की कई बैठकें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। आज 3 बैठकों में प्रधानमंत्री मोदी खुद शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी चर्चा करेंगे, जिसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश भी शामिल है। ऑक्सीजन के संकट पर भी मंथन किया जाएगा। कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी के मामले भी सामने आ रहे हैं।
उसको लेकर के भी मंथन किया जाएगा। कोरोना महामारी पर आज हाई लेवल बैठकें होनी है, कई बैठकें होनी है। 3 बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। पहले आंतरिक बैठक होगी, उसके बाद राज्यों के मुख्यमंत्री, जो राज्य ज्यादा प्रभावित हैं कोरोना की महामारी से, उनके मुख्यमंत्रियों से बातचीत की जाएगी और उसके बाद ऑक्सीजन को लेकर के भी चर्चा की जाएगी। लगातार जिस तरीके से देश में कोरोना महामारी का कहर जो है वह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 3 लाख से ज्यादा मामले सामने हर दिन आने लगे हैं और ऐसे में अब बंगाल चुनाव को महत्व ना देते हुए, क्योंकि बंगाल में चुनावी रैलियां भी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और वो खुद उन्होंने रद्द करने का ऐलान किया। हालांकि बाद में चुनाव आयोग की तरफ से भी कहा गया कि रैलियां और पदयात्रा रोड शो अब नहीं होंगे और देश में कोरोना के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब लगातार बैठकों में जुट गए हैं। पीएम मोदी आज फिर से महामारी को लेकर के हालात की समीक्षा के लिए 3 प्रमुख बैठकें करेंगे। मोदी कोरोना का सर्वाधिक खतरा झेल रहे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग भी करेंगे। रणनीति बनाई जाएगी। पीएमओ के सूत्रों की तरफ से जानकारी दी गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 9 बजे यानी कि कुछ देर बाद ही कोविड-19 के मसले पर एक आंतरिक बैठक करने वाले हैं। वहीं 10 बजे कोविड-19 को लेकर के प्रमुख राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की जाएगी। जो राज्य ज्यादा प्रभावित हैं कोरोना की वजह से, कोरोना महामारी के जहां ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और बड़ी तेजी से ग्राफ जहां पर बढ़ रहा है, वहां के मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी समस्याओं को जाना जाएगा। उसका निदान भी प्रधानमंत्री मोदी बताने की कोशिश करेंगे और वहीं दोपहर 12:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री मोदी ऑक्सीजन संकट को लेकर के भी एक बैठक करने वाले हैं। इस दौरान वो देश भर के प्रमुख ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे। देश में कोविड-19 संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और हालात इस कदर बिगड़ रहे हैं कि 24 घंटे में अब 3 लाख से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित कई राज्यों में गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन का संकट भी पैदा हो गया है और इसे देखते हुए अब प्रधानमंत्री मोदी लगातार बैठकें लेकर के हालात को सुधारने में जुट गए। संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे अधिक बातचीत करेंगे। संदीप जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। संदीप जी, क्या कहा जाए अब कि सांप निकल गया, पेड़ पीटने का काम चल रहा है, लेकिन अभी भी देर आए दुरुस्त आए वाली बात कही जा सकती है, क्योंकि अभी भी एक बड़ा जनसमूह है जिसको बचाने के लिए अगर कोशिश की जाए तो बचाया जा सकता है। स्थिति को जब संभाल लिया जाए, जहाँ संभाल लिया जाए वो अच्छा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आज की जो स्थिति है वो बहुत विकट है। जो हम 3 लाख, 3.25 लाख की बात करते हैं, ये कुछ भी नहीं है। ये केवल और केवल एक बात करने का तरीका है। अदरवाइज आज की तारीख में मैं आपको बताऊं, हमारा जो गांव है सहारनपुर जिले में पड़ता है और 1000 वोट है हमारे गांव में और रात में 2 पेशेंट ने वहां पे कोरोना से अपनी जान गंवा दी है और हर घर में आज की तारीख में ऐसे पेशेंट है जो फीवर है, जिनको फीवर है वो कोरोना भी हो सकता है, दूसरा फीवर भी हो सकता है, लेकिन ना कहीं हॉस्पिटल्स है, ना कहीं बेड है, ना ऑक्सीजन है, ना ट्रीटमेंट है, ना डॉक्टर है। तो इस तरीके से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। और जिस तरीके से मैं अपने एक गांव की कहानी आपको बता रहा हूं, ये गानी गांव की है, कस्बे की है, शहर की है, लेकिन उनका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसके ऊपर हम बातचीत कर सकते हैं। हमारे पास जो रिकॉर्ड मौजूद है उसी के आधार पर बात करते हैं। वो 3 लाख, 3.25 लाख, 3.5 लाख तक घूम रहा है, लेकिन मुझे लगता है अगर आप 30 लाख भी बोलेंगे तो 30 लाख भी आज की तारीख में जो हिंदुस्तान की स्थिति है उसको देखते हुए कम है। तो क्या समझा जाए अब, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अभी तक व्यस्त थे चुनाव प्रचार में, अब हालांकि उन्होंने ये फैसला लिया, आज उनकी कई रैलियां थी और उनको रद्द किया गया और चुनाव आयोग ने भी उसके बाद तुरंत ये फैसला लिया कि अब कोई भी चुनावी रैलियां नहीं कर पाएगा। तो क्या समझा जाए कि अब जाकर के समझ आ रहा है प्रधानमंत्री को, और अभी भी क्या लॉकडाउन पर विचार किया जा सकता है आज, क्योंकि मुख्यमंत्रियों के साथ भी बातचीत होनी है? देखिए टेंदर जी, लॉकडाउन पे विचार भी किया जाएगा, सारी चीजें की जाएंगी, रैलियां भी रोक दी गई हैं, लेकिन आपको बता दूं ऊपर तक ये मैसेज पहुंच चुका है कि देश की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। इसके बाद अगर कोई पॉलिटिशियन पब्लिक के बीच में जाएगा, ऐसी रैली करेगा,
तो उसकी इमेज सुधरेगी नहीं, उसकी इमेज खराब होगी और उसको इतिहास में याद किया जाएगा कि जब लोग मर रहे थे तो ये नेता रैली कर रहे थे। तो इसलिए उस बचाव की वजह से इस तरीके के फैसले लिए गए। आज की तारीख में अगर कोई फैसला लेने की जरूरत है, हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारे प्रधानमंत्री को खड़ा होकर कहना चाहिए। देखिए, हर एक के विधानसभा में एक विधायक बनाया जाता है और लोकसभा में एक एमपी बनाया जाता है। उनको ये करने की जरूरत है कि अपने अपने क्षेत्र में रहिए और अपने नंबर फ्लैश कीजिए और आप अपने एरिया में डिक्लेयर कराइए कि किसी को भी किसी भी तरीके के ट्रीटमेंट की जरूरत है तो हमें फौरन फोन करें, हमें मैसेज करें, हम उनको बेड दिलवाएंगे, हम उनको ट्रीटमेंट दिलवाएंगे, हम उनको उनके घर पे प्रिकॉशंस देंगे, जो मेडिसिन चाहिए वो मेडिसिन घर में मिलेगी। अगर हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल सकते, बेड हमारे पास हमारे घर में हो सकता है। लेकिन आज की तारीख में हितेंद्र जी, जो लोगों की जान जा रही है वो केवल और केवल प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से जा रही है। मेडिकल फैसिलिटी घरों में भी ट्रीटमेंट दे देंगे, घरों में भी हमें दवाइयां दे देंगे, हमें घरों में कोई एडवाइस कर देगा, तो मुझे लगता है आज से हिंदुस्तान को, हमारे समाज को और हिंदुस्तानियों को बचाया जा सकता है। लेकिन संदीप जी, जो बात आपने शुरुआत में की, जो आपने कहा कि अगर कोई भी नेता जाकर के इस तरीके के कार्यक्रम करेगा तो इतिहास में उसे याद किया जाएगा, लेकिन ये दाग तो लग चुका है, प्रधानमंत्री मोदी पर खुद लग चुका है। क्या इस दाग से अब बचा जा सकता है? इस तरीके से बैठकें जो आप की जा रही हैं, हालांकि जिस तरीके से आपने कहा कि ये जो आंकड़े हैं ये बहुत कम है, अगर सही तरीके से जांच की जाए, क्योंकि जांच बहुत कम है अभी भी हमारे देश में, जब इतनी तेजी से रफ्तार, एक ये कहा जाए कि बुलेट की रफ्तार से अब कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और उसमें जांच जो है वो वहीं पर टिकी हुई है जहां पर कई दिन पहले तक टिकी हुई थी, जांच अभी भी नहीं बढ़ रही है। तो क्या इस दाग से अब मुक्त हो पाएंगे प्रधानमंत्री? ये दाग तो लग चुका है और ये दाग धुलने वाला नहीं है, क्योंकि जब लोगों की जान जाती है और ये महामारी के रूप में लोगों की जान जा रही है और जहाँ हमारे देश की राजनीति में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, अभी गुरु बनने की बात की जाती है, हम दुनिया को जीतने की बात करते हैं, हम सुपर पावर में आने की बात करते हैं, हम दुनिया के टॉप 5 में आने की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई लोगों को पता चल रही है। सच्चाई ये है कि आज की तारीख में अगर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ जाए तो आप अपने आदमी की जान नहीं बचा सकते, आपके पास ऑक्सीजन नहीं है। आज आपके हिंदुस्तानी को अगर कहीं हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत पड़ जाए तो वो एडमिट नहीं हो सकता, उसके लिए बेड अवेलेबल नहीं है। अगर उनको मेडिसिन की जरूरत पड़ जाए, इंजेक्शन की बात है, तो वो इंजेक्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो आप इन चीजों से आइडिया लगा सकते हैं कि हम कौन से पायदान पे खड़े हैं, क्या हमारी तैयारी है, क्या हमारी पॉलिटिक्स है, क्या हमारी तरक्की है, क्या हिंदुस्तान का डेवलपमेंट है। बिल्कुल संदीप जी, क्योंकि जिस तरीके से बार बार राज्य सरकारें ये दावा करती हैं कि दवाई भी भरपूर है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन जो हालात है वो उन लोगों को पता जाकर के तब चलता है जब वो कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं, उनके किसी परिवार में कोई इस तरीके की घटना हो जाती है और जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो ना उन्हें बेड मिलता है, ना उन्हें ऑक्सीजन मिलती है। और जब अगर घर पर कोई आदमी ऑक्सीजन लेने की बात करे तो सरकार की तरफ से प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं कि ऐसे किसी भी इंडिविजुअल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो क्या कुछ समझा जाए, क्या आम लोगों को बचाने के लिए सरकार के पास कोई प्लान नहीं है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट तक को खुद संज्ञान लेना पड़ता है और सरकार से ये सवाल पूछने की नौबत आ जाती है कि नेशनल प्लान क्या है कोरोना से बचाने के लिए देश को? देखिए जिंदर जी, बहुत बड़ी समस्या है जिस तरीके से आज की तारीख में चीजों का सोल्यूशन नहीं हो रहा है और जिस तरीके से लोग दम तोड़ रहे हैं। और इस चीज से आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपको बिस्किट चाहिए आप खरीद के ला सकते हैं, घर में रख सकते हैं, तो जो ऑक्सीजन या जो मेडिसिन आज हमारे जो जीवन का आधार बनी है, अगर हम उसे खरीद के घर में नहीं रख सकते, इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि उसकी मार्केट में कमी है, वो चीज हमारे पास अवेलेबल नहीं है और ये सरकार का पूरे तरीके से फेलियर है। क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जवाब मांगा गया, हालांकि इस मामले पे आज ही सुनवाई भी होनी है, तो क्या लगता है क्या नेशनल प्लान अब बनाया जाएगा? क्योंकि आज प्रधानमंत्री कई बैठकें करने वाले हैं, या फिर कुछ ऐसा लगता है कि रणनीति है भारत सरकार के पास लोगों को ताकि बचाया जा सके? जी, मुझे तो ये लगता है जो हमारे पॉलिटिशियन है उनको, जो उनके सेक्रेटरीज होते हैं, IAS PCS सलाहकार होते हैं, वो एक पेपर तैयार करके देते हैं बोलने के लिए। तो जो हमारे पॉलिटिशियन आज इस स्थिति में है कि उनकी स्पीच तैयार की जाती है, उनको देश के मुद्दों पर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कहाँ रुकना है, उन चीजों को भी दूसरे लोग बताते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो चीज वो बोलते हैं या जो पॉलिसी वो लेकर आते हैं, पब्लिक के सामने रखते हैं, उसकी हकीकत क्या है। उसकी हकीकत कुछ और है और हकीकत आप देख सकते हैं आज तक का जिसमें डेवलपमेंट की बात की, जो बड़ी बड़ी बातें की जाती है। हमने सरदार पटेल की इतनी बड़ी मूर्ति लगाई जिसमें हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट हुए और चाइना से बन के आई, ठीक है। इस तरीके से अनेक ऐसी
हो, चाहे वो अपना स्थापित करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कि हम कितनी बड़ी पावर है। लेकिन हकीकत ये थी कि आपको मेडिकल लाइन में काम करना चाहिए था। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, हमको मालूम था कि इस तरीके की समस्या कभी भी आ सकती है। आपको डेवलपमेंट करना था, आप मेडिकल लाइन में करते ताकि आप अपने देश को बचा सकते हैं, अपने बच्चों को बचा सकते हैं, अपने नागरिकों को बचा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से अब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से ये फैसले लिए जा रहे हैं कि अब चुनावी रैलियां नहीं होंगी, अब तो यही कहा जा सकता है, जो एक कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब ये कहावत यहाँ पर सटीक नहीं, अब तो ये कहावत सटीक बैठेगी कि सांप निकल गया है, अब पीछे उसकी पैठ पीटते रहे। चलिए, इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANP न्यूज के साथ।